ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात सबको क्लियर है? बताओ फिर। इस चीज़ से बचने के लिए हमने सिर्फ ये कर दिया, एब्सोल्यूट जब हमने कभी बनाया होगा इंटीजर आई कर दिया होगा तो ये इंटीजर के लिए बना होगा, कभी हमने फ्लोट के लिए बनाया होगा तो फ्लोट के लिए बन गया होगा, ये फ्लोट एफ। पास करना है आर्ग्यूमेंट उस टाइप का जिस टाइप का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो यही तो क्या हो गई हमारी ओवरलोडिंग। एक्स्ट्रा लोड डालने को ही हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ट्रक ओवरलोडेड ट्रक होते हैं, कहते हैं ना ओवरलोडेड, उस पर एक्स्ट्रा लोड डाला गया होगा उस ट्रक पे, तभी ओवरलोडेड। ओवरलोडेड कार हुई तो एक्स्ट्रा लोड डाला गया है, ऐसी मेथड के साथ है, उसे एक्स्ट्रा लोड दिया गया है, ओवरलोड किया गया है हमने, ठीक है एक ही चीज़ पर उसको हमने कहा कि आपको ये काम भी करना है, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, तो ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आया। इसमें किसी को इश्यू, कोई परेशानी? क्या हम ओवरलोडिंग सेम क्लास में करते हैं? Yes, sir. क्या हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लगा के ओवरलोडिंग नहीं कर सकते? बोलो, करके देखा आपने? क्यों? सेम क्लास में रहता है सर। ये कौन बोल रहा है? कौन? आप कैसे कह सकते हैं? फुल कॉन्फिडेंट है आपको या असमंजस में हो या ऐसी मार रहे हो तुक्का? पक्का? सर एक्सटेंड कराएंगे तो ओवरराइडिंग हो जाएगा। क्यों? ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ एक्सटेंड कराने से ही ओवरराइडिंग होता है। क्लास में रहता है ना हाँ, ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग मतलब डिफरेंट क्लास, बस डिफरेंट क्लास और ओवरराइडिंग का सबसे रिलेशन है। ओवरलोडिंग उसका प्रायोरिटी चाइल्ड क्लास में उसका प्रायोरिटी मिल जाएगा। नहीं, चाइल्ड ओवरराइडिंग में आपका सिग्नेचर भी सेम रहेगा, तो सिग्नेचर सेम रहेगा यानी कि आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा, तो फिर ओवरलोडिंग कैसे कर सकते हो भाई? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ओवरराइडिंग में आर्ग्यूमेंट भी सेम ही रहता है, और हम बात कर रहे हैं ओवरलोडिंग की। आर्ग्यूमेंट कभी तो इंटीजर डाल रहे हैं तो कभी फ्लोट डाल रहे हैं, तो ओवरराइडिंग कैसे हो गया वो? फिर आपने ही ऐसा बोला अभी मुझसे। देखो CHLD नाम की क्लास होगी, कहीं है CHLD नाम की क्लास मेरी? ये है CHLD नाम की क्लास। इस CHLD नाम की क्लास ने एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास में M1 मेथड है और यहाँ मैंने इंटीजर I डाल दिया, मान लो। कहीं कहीं पे M1 कॉल किया है क्या? नहीं किया, अभी तक कोई एरर नहीं, ठीक है। और यहाँ लिख दे रहे हैं हम, क्या लिख दे रहे हैं? I am parent M1 मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्ट्रिंग s, ठीक। I am parent M1 method for string, ठीक, for int, ठीक। इस चाइल्ड क्लास ने इसको क्या किया है? एक्सटेंड किया है, पब्लिक वॉइड M1, इसने ऐसे कर दिया, ठीक। इसे अगर मैं कुछ और दे दूं डेफिनेशन, तब तक तो ये क्या है मेरा? अभी तो देखो वहाँ पेरेंट क्लास में है ही नहीं ऐसा सिंपल M1 नाम का आर्ग्यूमेंट वाला है ही नहीं। अब मैं इसके अंदर मान लो फ्लोट डाल दूँ, ठीक। अब मैं इसको ऐसे कर दूँ, अब क्या ये ओवरलोडिंग हुई?
अरे भाई मेरे, देखो ना, ये स्ट्रिंग नाम का यहाँ पर है, चाइल्ड भी स्ट्रिंग नाम का ही बना रहा है, तो ये ओवरलोडिंग हुआ, ओवर राइडिंग, और ये ओवर लोडिंग। अभी आप बोल रहे थे कि ये तो अलाउ ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ तो एक्सटेंड किया है ना, एक्सटेंड किया है उसने। अभी मेन मेथड बनाते हैं इसका, मेन मेथड बना हुआ है, नहीं बना। मेन मेथड बना दिया, ठीक है। ये क्या, अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो M1 के कौन कौन से मेथड आ रहे हैं। हाँ जी, चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है इसका। बन कैसे गया फिर? अच्छा नहीं बना। पेरेंट भी एब्स्ट्रैक्ट थी क्या? चलो सेपरेट बना लेते हैं। कहाँ चेंज कर दिया जाए? नहीं, मैं तो फिलहाल मैं मेथड ही दिखाना चाह रहा था। कोई बात नहीं, एरर आने तो मेथड तो शो हो रहा है ना आपके। अब देखो, अलग अलग दिख रहे हैं आपको सब। फिर आप इसमें क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? सोचो, एक बार शांत मन से सोच के देखो, फिर मुझे रिप्लाई दो। आइए, क्या बोल रहे हो? क्या लग रहा है आपको? स्ट्रिंग वाला नहीं शो कर रहा है, तो वो क्या नहीं हो रहा है? ओवर राइट नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या समझ में आता है? 1-1 ही तो बना रखे हैं ना हमने शायद। हाँ 1-1 ही बना रखे हैं। क्या समझ में आ रहा है? ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट देखो किस चीज़ का बना हुआ है, चाइल्ड का बना हुआ है ना। और चाइल्ड प्रायोरिटी पहले किसको देगा? अपने वाले को ही तो देगा, इसलिए चाइल्ड का ही दिख रहा है। चाइल्ड ने ओवरराइडिंग करी ही क्यों? अगर उसे पेरेंट का यूज़ करना ही था मेथड, तो चाइल्ड ने ओवरराइडिंग करी ही क्यों?
चाइल्ड जिस मेथड को ओवरराइड कर चुका है तो वो चाहता नहीं कि मैं पेरेंट वाला मेथड यूज़ करूँ। क्या समझ में आता है अभी भी बताओ। चाइल्ड क्लास क्या करेगा? चाइल्ड क्लास पहली प्रायोरिटी पेरेंट क्लास को देगा। क्यों? ये कहाँ पर क्या है? एक्सटेंड कर रहा है तो कॉलिंग वाला प्रोसेस वो अलग है, आप मेथड को प्रायोरिटी दे रहे हो जबरदस्ती। ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ। अगर मान लो घर में एक बच्चे का नाम अमित है और फिर 3-4 घर छोड़ के फिर अमित है, हम अपने अमित को भूल जाएं, तीसरे अमित वाले को याद रखें, प्रायोरिटी देनी है जी उसको, तो है ना। एक्सटेंड करने के बाद पेरेंट क्लास के सारे मेथड अवेलेबल हो जाते हैं चाइल्ड क्लास को। पेरेंट क्लास के जो मेथड सेम नेम के हैं चाइल्ड क्लास के पास, क्योंकि पेरेंट क्लास के उस मेथड से चाइल्ड क्लास सेटिस्फाइड नहीं थी, उसने अपनी मर्ज़ी से उस क्लास को, उस मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो जब उसने अपनी मर्ज़ी से ओवरराइड किया तो वो किसे यूज़ करेगा? आपको चलो एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने फादर के बनाए हुए मान लो एक बनाया हुआ एक घर है, वो घर नहीं, मान लो मड़ई टाइप का कुछ है ऐसा, है ना। तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मड़ई नहीं, अब तो इसके अंदर पक्का कंक्रीट का लेंटर वेंटर डाल के बनना चाहिए। ठीक, बना लिया आपने, लेकिन आप चाहते हो यूज़ में मड़ई को ही करूं। कैसे करोगे भाई? आपने तो तोड़ के उसे बना लिया ना अपने लिए, आपने कहा नहीं मुझे मड़ई यूज़ नहीं करनी, मुझे तो अपना पक्का कंक्रीट मेथड यूज़ करना। आ रहा है समझ में? पर पेरेंट कर सकते हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो अपना वाला यूज़ करेगा भाई। अब क्या हुआ? एक बात ध्यान रखना, ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिमिलर क्लास में आप करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर तो वो चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड कहलाएगा। ओवरलोडिंग समझने की कोशिश ना करें, उसे हम क्या कहेंगे? चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड। कोई इंटरव्यू में पूछेगा अगर ऐसा कि क्या हम डिफरेंट क्लास के अंदर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप तो आप स्पष्ट शब्दों में बोल देंगे कि सर इट लुक लाइक एज ओवरलोडिंग, दिखेगा जरूर ऐसा कि ओवरलोड हो गया, लेकिन वो चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड है। चाइल्ड को पूरी फ्रीडम है, वो अपने स्पेसिफिक मेथड बना सकता हो। हर क्लास को पूरी फ्रीडम है कि वो अपने स्पेसिफिक मेथड बना सकता हो, लेकिन सिग्नेचर अगर सेम हो गए, वहाँ आपने ये बोलना है सर अगर सिग्नेचर सेम हो गए, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी सेम है, तब वहाँ ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट क्लास के सारे मेथड आ जाते हैं। ठीक, अब हम सीक्वेंस भी वही रख रहे हैं तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने चाइल्ड क्लास को वो फीचर दी है कि पेरेंट क्लास के अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड को आप ओवरराइड करके अपने अकॉर्डिंग लिख लें, और जब यूज़ करेंगे तो यूज़ भी आप अपने वाला ही करेंगे। ये बात समझ में आया समझ में? पक्का। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में कोई मतलब वो मत होना भाई। देखो ओवरराइडिंग में तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिक्टली आपका सिग्नेचर सेम रहना है, इधर उधर होते ही वो ओवरराइडिंग कहलाएगा ही नहीं। ठीक, ओवरलोडिंग में सेम हो ही नहीं सकता, डुप्लीकेट मेथड की एरर आ जाएगी। देखो ना, सेम हो ही नहीं सकता। इसमें कहीं एरर है? रेड दिखा रहा है, नहीं है, डुप्लीकेट मेथड की एरर दे देगा। देखो जैसे मान लो स्ट्रिंग वाला ही मैंने एक और बनाने की कोशिश की और कहता हूँ मैं कि ये जो ओवरलोडिंग है जी, तो क्या एरर आ जाएगी भाई? देखो डुप्लीकेट आ गया ना। आप सोच रहे होंगे चलो कुछ चेंज कर देते हैं, मैं इसके आर्गुमेंट को चेंज, इसमें कुछ और प्रिंट करा देता हूँ, चलो 2 लाइनें प्रिंट करा देता हूँ। क्या कोई दिक्कत नहीं है उसको, चाहे आप कितना भी चेंज करो, उसे तो सिर्फ सीक्वेंस और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देखने हैं बस। उसने देखना स्ट्रिंग टाइप का है, वो पहले ही कहेगा स्ट्रिंग टाइप का मेरे पास पहले से ही है भाई, क्यों बना रहे हो?
ओवर राइडिंग का क्या मतलब? हाँ, ओवर राइडिंग का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर जो भी डिफिनीशन दे रखी है हमने, उससे चाइल्ड क्लास अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग उस डेफिनेशन को लिख सकता है। जैसा कि हम अक्सर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और पेरेंट क्लास ने सिर्फ मेथड डिक्लेयर करके छोड़ दिए। चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं कि मैं उस डिक्लेरेशन का क्या करूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख लेता हूँ। चाइल्ड ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख ली, तो वही तो ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट हुआ। अब चाहे वहाँ डेफिनेशन लिखी हो या ना लिखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंट क्लास में डेफिनेशन लिखी हो या ना लिखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चाइल्ड क्लास अपनी ही वाले मेथड को यूज़ करवाएगा जहाँ कभी भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम कॉन्क्रीट मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो केवल तब बनाता है ना ओवरराइड जब हमारे अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हैं, लेकिन आपने बॉडी बना दिया। एक इम्प्लीमेंटेड है, हाँ, तो क्या हो गया? जो एक इम्प्लीमेंट, तीनों को आप ओवरराइड करना चाहते हो जाएंगे। चाइल्ड क्लास अपना चलाएगा ना, जो चाइल्ड क्लास ने अपनी खुद के उसकी डेफिनेशन दी है। आप, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। ये सारे मैं मिटा देता हूँ, चलो ये पढ़े रहने देते हैं, दो पढ़े रहने देते हैं। आप कह रहे थे कि दो एब्स्ट्रैक्ट हैं इसके अंदर और एक पब्लिक वॉइड M1, ये आप कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट है। यहाँ हमने कुछ भी हेलो लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ चाइल्ड क्लास में देखो M1 को, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ ये, ताकि आप कन्फ्यूजन से बच जाएं। देखो M1 पब्लिक वॉइड CM1 नहीं, M1 रखते हैं। ये मैंने इसको रखा क्या, M1, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या, ठीक। लेकिन चाइल्ड को मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, हटा दिया, ठीक। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इसने देखो दोनों वो भी बना दिए और इसे भी हमने कर दिया। तो ये हमारा ओवरराइड कंसेप्ट है तीनों मेथड के लिए। चाहो तो इसके ऊपर एनोटेशन लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। ये तीनों इस टाइम ओवरराइड हो चुके मेन मेथड में या किसी और मेथड के अंदर। मान लो एक और मैंने बना लिया मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड हेलो ही बना देते हैं, चलो ठीक। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ इस साइड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, ठीक। C डॉट करा और मैं जैसे ही करता हूँ M, तो देखो कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें कॉल हो रही हैं। M से M1 M2 M3 तीनों कॉल हो रहे हैं ना। और मैंने हमेशा बताया था यूज़ कौन सा होगा, चाइल्ड का। अब इसको ऐसे करके देखते हैं, ये मैंने ऐसे नहीं करके, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ चाइल्ड। अरे अभी तो दिखाया आपको, देखो ना कौन सा आ रहा है, लिखा कौन सा है यहाँ पे, लिखा कौन सा है, तो चाइल्ड का ही आएगा ना। देखें, चलो भाई आपकी भी बात मान लेते हैं। नहीं, अभी आपकी भी बात मान लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैं इसको मेन कर दे रहा हूँ, ठीक। और हमने इसको रन कर दिया, तो देखते हैं भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए। तो वो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, जब उसने लिखा है कि मैं चाइल्ड वाला ही यूज़ करूँगा तो उसी को यूज़ करेगा ना, पेरेंट वाला क्यों यूज़ करेगा। पेरेंट वाले से तो वो सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए उसने चाइल्ड वाला अपना खुद अपनी डेफिनेशन देके बनाया। हाँ, पेरेंट क्लास में लेके चलते हैं। ये लो, कहाँ गया मेरा पेरेंट क्लास, ये है। हाँ बताइए, देखो M1 है और मैंने वहाँ सिर्फ हेलो लिखवाया है। अब कोई इशू, अब मैंने अगर ऐसे करने की कोशिश करी तो पेरेंट का रेफरेंस बना दिया और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उसमें होल्ड करा लिया। अब क्या होगा, पक्का
अच्छा ऐसा भी है। तो हमने क्या किया, बोलो। इस चीज़ को हमने क्या कहा, ओवरराइडिंग। तो वो है ही चाइल्ड क्लास का। यहाँ पर जो मेथड का रिजोल्यूशन होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी हम ओवरराइडिंग करते हैं तो मेथड का रिजोल्यूशन होता है इस बेस पे, ठीक। मेथड का रिजोल्यूशन ऑब्जेक्ट बेस पे होता है, और ऑब्जेक्ट बेस पे होगा तो हमेशा रन टाइम वाली चीज़ों को, रन टाइम पे वो डिसीजन लेगा। रन टाइम पे वो ऑब्जेक्ट बेस पे काम करता है, और ऑब्जेक्ट हमारा किस टाइप का है, चाइल्ड का टाइप का है। भले ही उसने शो पेरेंट का करा था, लेकिन मेथड रिजोल्यूशन होता है हमारा किस पे, चाइल्ड पे, और ये रन टाइम पे होगा, ठीक। रिजोल्यूशन, हाँ ये सारा प्री डिसाइडेड है, ये हम नहीं इसको कर सकते कि भाई मेथड रिजोल्यूशन हम करा दें। हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ कंपाइलेशन के टाइम पे देखता हूँ, लोडिंग जो दिखाएगा वो कंपाइलर करता है। लोडिंग के टाइम पे क्या दिखाया उसने, लोडिंग कंपाइलर कर रहा है, रिजोल्यूशन आपका रन टाइम पे हो रहा है। और रन टाइम पे होगा तो वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा, जिस भी तरह का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अभी देखते हैं इस चीज़ को, हम ऐसे करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है भाई, अच्छा पी मैंने एक और बना दिया गलती से, ठीक। अच्छा उसे एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है हमने, ओके। ये लो, कुछ अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हैं, चलो ठीक। अब क्यों, अच्छा ठीक है, कोई इशू। हाँ अब देखते हैं P1 के साथ क्या कर रहा है ये, ठीक। भाई देखो ये वाली चीज़ तो तब भी रेफरेंस पे कर रही थी, जिस टाइम पे हम बोल रहे थे ये तो कंपाइलर का रोल होता है, पर रन देखते हैं अब किसको कर रहा है वो। मैंने कहा ना हमेशा रिजोल्यूशन जो करेगा इस बेस पे करेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको। मेथड का रिजोल्यूशन होगा हमेशा ऑब्जेक्ट बेस पे होगा, जिस भी तरह का ऑब्जेक्ट होगा। भले ही वो कंपाइलेशन के टाइम पे लोड करके दिखा दे पेरेंट वाला मैं यूज़ करूँगा, लेकिन रिजोल्यूशन रन टाइम पे किसका हो जाएगा, जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा कुछ बताना है, पर हाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंटरव्यूअर इसी में हल्का हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा के पूछ लेगा, सीधे सीधे भी पूछ लेगा। हाँ संदीप कुछ कह रहे थे। तो ओवरलोडिंग में ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों क्लास है। तो जैसे हमने एक मेथड में स्ट्रिंग दिया, एक मेथड में स्ट्रिंग बफर दिया, ठीक है। अब फिर ऑब्जेक्ट बना के पहले स्ट्रिंग को कॉल किया, स्ट्रिंग मेथड को, फिर स्ट्रिंग बफर मेथड को। लेकिन सर फिर हमने नल दिया है, नल तो फिर वो किसको कॉल करेगा सब, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर की दोनों नल है। हाँ तो इस केस में वो किसी भी वाले नल को कॉल कर सकता है, क्योंकि दोनों नल के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने आपको करके दिखाया था एक वैल्यूएशन के साथ भी, नल के साथ भी, और किसी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड के साथ भी, याद है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि दोनों नल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों नल में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए वो कोई सा भी यूज़ कर सकता है। अगर एक नल कुछ और करता, दूसरा नल कुछ और दिखाता, तब हम कह सकते थे। ये जो एम्बिग्विटी प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ।
मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं कि इंटरफेस में तो एप्लीकेबल है पर क्लास में नहीं है। वो इसीलिए तो है, अगर मान लो एक इंटरफेस ए है और एक इंटरफेस बी है, इंटरफेस ए के अंदर भी क्या है मेरा M1 मेथड है और इंटरफेस बी के अंदर भी मेरा क्या है M1 मेथड है, और इंटरफेस सी M1 को भी एक्सटेंड कर रहा है, M2 को भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक, तो अब वो कौन से वाले M1 को कॉल करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी कॉल हो जाए क्योंकि दोनों के दोनों अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हैं। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट जो है हमारा इंटरफेस के साथ एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ हम डेफिनेशन मेथड की नहीं देते। अगर मेथड की डेफिनेशन में थोड़ी सी भी चेंज हो जाती तब हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती सामने, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, कि मैं मेथड 1 इस M1 वाले का यूज़ करूँ या M2 वाले का, या क्लास A का या क्लास B का, कौन से का मैं M1 मतलब जो मेथड 1 है वो यूज़ करूँ, वहाँ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट आपका नल के साथ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो मेथड रिजोल्यूशन देखा आपने कि भाई किसके बिहाफ पे हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था स्ट्रिंग बफर बिल्डर आप पढ़ के आएंगे, आए पढ़ के? कोई नहीं पढ़ के आया होगा। मेंबर मॉडिफायर्स डन, मेंबर मॉडिफायर्स डन। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। इसमें बचा क्या है? अब इसकी समरी भी बता चुका हूँ, वॉलेटाइल भी बता चुका हूँ, सब चीज़ तो बता चुका हूँ। इंटरफेसेस की हम बात कर रहे थे, इंटरफेसेस की हम बात करते हैं। यस, देखो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ इंटरफेसेस बना के। ये एक मेरा चाइल्ड है, एक चाइल्ड 2 है और ये मेरा पेरेंट है। ठीक, एक और पेरेंट बना लेते हैं। नहीं, अभी पहले क्लास का कंसेप्ट समझा दूँ थोड़ा सा। पेरेंट 1 बना दिया मैंने। ठीक है, इस पेरेंट 1 के अंदर भी मैं वही मेथड डालने वाला हूँ जो मैंने यहाँ डाल रखे हैं। ये ठीक, M2 M3 ये दोनों डाल रहे हैं। ठीक है, ये लो, कोई रोकने वाला नहीं, हमें कर दिया। आगे अब कोई चाइल्ड क्लास है, जैसे यही चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट को और पेरेंट 1 को भी। मैं चाहता हूँ उसके भी मेथड आ जाएं, इसके भी मेथड आ जाएं। अच्छा, अलग अलग कर दूँ तब सही हो जाएगा। देखें ज़रा, इसको M12 कर देते हैं, इसको M13 कर देते हैं, या इसको M11 कर देते हैं। कर दिया ना जी चेंज, तो अब भी आ रही है प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? एक बार में एक ही क्यों अलाउ कराया है इन्होंने? वो बात मान रहे हैं, टेक्निकली लैंग्वेज में तो समझाओ। एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है, ये तो मैं मान रहा हूँ। एम्बिग्यूटी क्या होगी ये तो समझ नहीं मुझे। क्यों? ये रहा ना, इस पेरेंट के अंदर तो अलग वाले मेथड है, इनको कॉल कर, और इस वाले पेरेंट के अंदर अलग मेथड है, इनको कॉल कर। चलो इसको डायग्राम बना के समझाते हैं थोड़ा सा। एक ये पेरेंट बन जाएगा और एक ये पेरेंट बन जाएगा। तो उसमें इंटरफेस यूज होगा ना? हाँ, इंटरफेस होगा तब, जब इंटरफेस होगा तब की तब देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये बताना था ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिप्लाई देना चाहिए था आपको, अभी भी दे सकते हैं, मौका है। चलो कोई बात नहीं। पेरेंट 1, ये टेक्स्ट दिख रहा है सबको या थोड़ा बड़ा करूँ?
हाँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये लो थोड़ा बड़ा कर दूँ। ठीक है, अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये पेरेंट 2 हो गया। ठीक है, पेरेंट 1 के पास मेथड 1 है, मेथड 2 है। ठीक, ये दो इसके पास मेथड पड़े हैं। पेरेंट 2 के पास भी मान लो यही मेथड पड़े हैं, क्योंकि हमने अभी बना के देखा था, कोई एरर नहीं दे रहा था। अलग अलग पेरेंट सेम नाम के मेथड बना सकते हैं। मेथड 1 भी पड़ा है और मेथड 2 भी पड़ा है। ठीक, इसका मेथड 1 तो कहता है कि भाई साहब हम तो हेलो प्रिंट कराएंगे, या जो भी कहता हो, छोड़ो वो बाद में जाएंगे उस बात में। चाइल्ड क्लास, अगर ये मेरी चाइल्ड क्लास है और मैंने इस चाइल्ड क्लास को अगर ये अलाउ करा दिया, ये मेरी चाइल्ड क्लास है, पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2, मैंने इसको अलाउ करा दिया कि भाई आप दोनों ही कर सकते हो। और आप जानते हो ये वाली बात कि ऑल members of parent class will be available to child class by default। ये आप जान रहे हो ना, ये बात जान रहे हो। अब इस चाइल्ड क्लास ने जैसे ही मान लो ये चीज़ अलाउ कर दी होती, चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड कर दिया और c.m1 यूज़ कर रहा हूँ, तो कौन सा कॉल करे, ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी को कहते हैं हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक, M1 वो कौन सा वाला यूज़ करे, इसका यूज़ करे या इसका यूज़ करे। हाँ जी बिल्कुल एरर देगा। ये इसका यूज़ करेगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, भाई मेरा क्यों नहीं यूज़ कर रहा, मेरा भी यूज़ कर। तो इसका यूज़ करेगा तो भाई ये नाराज़ हो जाएगा, भाई मेरा क्यों। हाँ, चेंज कर दोगे तो कोई बात नहीं है तब भी, लेकिन वहाँ पर सेम नाम के मेथड बनाने की फीचर्स तो है ना हमारे पास। इन फ्यूचर अगर मान लो किसी ने बना दिया सेम नेम का मेथड, तब नहीं नहीं क्लास का नेम अलग कर देंगे तो नहीं, क्लास का नेम अलग तो हम लो, ये पेरेंट 2 की जगह पेरेंट 3 कर दूं तो हमने करा। अच्छा आप क्या कह रहे हो, c.parent1 ऐसे करके फिर चलो ऐसा एग्जांपल और देते हैं लाइव सिनेरियो के साथ। आ गया समझ में? चलो फिर तो ठीक ही है। मेथड समझ में आया, वो यूज़ नहीं कर पाएगा। M1 कौन सा यूज़ करे वो हमेशा एम्बिग्यूअस रहेगा कि मुझे कौन सा वाला यूज़ करना है। ठीक, अब यही सारी चीज़ें अगर मान लो मेरा ये इंटरफेस होता, ये क्लास की जगह क्या होता, ये इंटरफेस होता। ठीक, और ये भी इंटरफेस होता और ये भी इंटरफेस होता। ठीक है, और इंटरफेस की पहली शर्त ये है कि मैं अपने किसी भी मेथड की डेफिनेशन नहीं दूंगा। अब कोई एरर नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे कि M1 इसका यूज़ कर ले चाहे इसका यूज़ कर ले, डेफिनेशन तो M1 की है ही नहीं ऑब्वियसली। अब देखते हैं यही चीज़ करके इंटरफेस के साथ बनाएगा, इंटरफेस वगैरह बनाते हैं। देखो ये तो एरर आई गई थी, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली। क्या आया था, क्लास बॉडी टू कंप्लीट क्लास डिक्लेरेशन, वो मतलब बोल रहा है कि क्लास बॉडी कंप्लीट नहीं है। मान लो मैं इसको एक हटा देता हूँ तब ये वाली एरर नहीं आएगी। ठीक,
अब बनाते हैं इस चीज़ को हम इंटरफेस के साथ। इसी के अंदर बना रहा हूँ मैं इंटरफेस। इंटरफेस का नाम रख दे रहे हैं हम पेरेंट आई, इंटरफेस पेरेंट 1 है ना, INT पेरेंट 1। ठीक, इतना कर दिया और इसके अंदर कुछ मेथड बना देते हैं, पब्लिक वाइड M1। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक वाइड M2। ठीक, एक और इंटरफेस बना लेते हैं, पेरेंट 2। ठीक, पेरेंट 2 के अंदर भी हम क्या कर दे रहे हैं, पेरेंट 2 के अंदर भी यही दोनों मेथड डाल देते हैं। ठीक है, अब एक और चाइल्ड बना लेते हैं, ठीक। ये चाइल्ड कहता है कि मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, किसको, पेरेंट 1 को, कॉमा, अच्छा पेरेंट तो है नहीं ना, INT करके, पेरेंट 1 को, कॉमा, पेरेंट 2 को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रही कोई एरर? सबसे पहली बात, इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, पर अगर किसी ने ऐसे कर लिया, किसी ने ऐसे कर लिया, कोई चाइल्ड क्लास बन गई, मान लो ये चाइल्ड क्लास बनी, चाइल्ड फॉर, मैंने इंटरफेस के लिए ऐसे नाम रख दिया ताकि आपको पहचान रह जाए। ठीक, और इस क्लास ने क्या कर दिया, अच्छा इंटरफेस को जब कभी भी क्लास करेगी, क्लास कभी भी इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती। क्या, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, चाइल्ड, इंटरफेस को चाइल्ड क्लास कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकती, बल्कि उसे करना क्या होगा, इम्प्लीमेंट्स। ठीक, अब जब इम्प्लीमेंट्स करना होगा तो इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, हाँ, सारे के सारे नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड की, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की क्या दे दे भाई, डिफिनेशन दे दी उसने, डिफिनेशन M1 और M2 दो ही दिए। ठीक है, M1 और M2 दो ही दिए, आपके अकॉर्डिंग ऐसे देना चाहिए था M1 M1 M2 M2, है ना, लेकिन ऐसे नहीं देगा क्योंकि चाइल्ड अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है, चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक, इसके अंदर भी मैं दे देता हूँ फॉर M2। ठीक, इसके अंदर भी मैं दे देता हूँ फॉर M1। ठीक, अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अब तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब तो बन सकता है ऑब्जेक्ट, कोई नहीं रोकने वाला। जैसे ही मैं ये करता हूँ M1 वगैरह यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम है मेरे मेथड का, डॉट M1 यूज़ करता हूँ, तो भाई देखो कौन से वाले M1 कॉल कर रहा है, जिनकी डेफिनेशन वो खुद दे चुका, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी या तो आने की नहीं, चाइल्ड क्लास वही यूज़ करेगा जो उसने अपने आप ही इम्प्लीमेंट दिया है, यहाँ नहीं आएगी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरफेस के अंदर अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हैं दोनों के दोनों। ये देखो, क्योंकि मेरा पेरेंट 1 के अंदर भी M1 अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा था और पेरेंट 2 के अंदर भी अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा था। क्या हम पेरेंट क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं? एरर आ जाएगी भाई, क्योंकि इंटरफेस क्या है, 100% एब्स्ट्रैक्ट, 100% एब्स्ट्रैक्शन है इसके अंदर, और जब 100% एब्स्ट्रैक्शन है तो फिर भाई आप कॉन्क्रीट क्लास कैसे दे सकते हो? जिस किसी के अंदर थोड़ा सा नाम मात्र को भी अगर एब्स्ट्रैक्शन आ जाए, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था,
उसको हम ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन नहीं दे रहे थे, तो क्या इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन देंगे? वो तो 100% है भाई। जब हम मतलब एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होने की वजह से उसको हम परमिशन नहीं दे रहे थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ये तो सारे ही अनइम्प्लीमेंटेड बनाएगा, एक भी कॉन्क्रीट नहीं बनाएगा, तो इसे कैसे दे सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन? एब्स्ट्रैक्ट में कभी नहीं बन सकते थे। नहीं, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को परमिशन अलाउ है कि वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी रख ले, और जब वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रख लेगा और जब चाइल्ड क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाएगी, या हमने इसी का ही ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कर दिया डॉट करते ही, जैसे हम उस मेथड को प्रिंट यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहेगा भाई कुछ तो है नहीं, क्या करूँ? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने उसका ऑब्जेक्ट ही म्यूट कर दिया। अब आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होंगे जब इनके ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकते तो यूज़ क्या है भाई? यूज़ है, मैंने परसों आपको बताया था, जब कभी भी हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में काम करना होगा, या क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं क्या नहीं बनने वाली, या सिर्फ एक जिस्ट दे दिया गया है कि भाई ऐसे ऐसे काम कर लेना, हमारे माइंड में सिर्फ एक मैप है कि अच्छा कि ये मेथड बन सकते होंगे, ये मेथड भी बन सकते होंगे, पर कैसे बनेंगे ये नहीं मालूम। उस केस में जब हम बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, 100% क्लियर नहीं है, तो इंटरफेस बड़ा काम आता है। डिक्लेयर कर करके छोड़ दो, जो भी चाइल्ड क्लास को ज़रूरत पड़ेगी या जिस किसी भी चाइल्ड क्लास को ज़रूरत पड़ेगी वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेगा। ठीक, लेकिन हमें थोड़ा सा पता है कि हाँ इसके अंदर शायद ये मेथड होगा, जैसे कि मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का होगा, या कैलकुलेशन परफॉर्म करने का मेथड होगा, या कुछ स्ट्रिंग प्रिंट कराने का मेथड होगा। जो 2-4 हमें पता हैं उनकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, पर और 2-4 ऐसे भी हैं जो हमें पता ही नहीं यार क्या डेफिनेशन देनी है उनकी, अभी सिर्फ हमने सुना ही सुना है। यानी कि आधे तो पता है, आधे नहीं पता। जहाँ हमें आधी नॉलेज है और आधी नहीं है, वहाँ हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। जब हमें सारी ही नॉलेज है, क्या क्या मेथड यूज़ होने हैं, उन्हें कैसे बनाना है, हर चीज़ क्लियर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्लास। बात समझ में आ रही है? किसके अंदर बना के देख सकते हैं, क्यों नहीं? बना के देखो ना, बताओ क्यों नहीं बनना चाहिए? बनाए थे आपने? देखते हैं भाई, आपकी भी बात मानते हैं। देखो पूनम, आप कहते हैं आप बना सकते हो, आपने कहाँ बनाया दिखाओ। आप कहोगे खो गया या डिलीट हो गया। आप खुद सोचो ना, अगर मैंने उसे प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी कहाँ होती है भाई? क्या ये क्लास है? फिर अरे भाई कैसे आएगा? अभी तो ये अनइम्प्लीमेंटेड है, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं दे रखा, इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी, और कोई और इसे इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि एक्सेसिबिलिटी जो प्राइवेट का रूल कहता है वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर या तो प्राइवेट मत करो, उसको पब्लिक करो। क्या हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट की तो आप सबको पता है कि भाई एक्सेसिबिलिटी को हो जाएगी, विद इन पैकेज कर पाएंगे, पर लेकिन प्राइवेट के साथ कैसे करोगे? प्राइवेट भी कर रहे हो आप उसको, और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दे रहे हो, और फिर दूसरी क्लास को जिम्मेदारी भी दे रहे हो आप इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसे कह रहे हो कि प्राइवेट आप यहीं रहना भाई, आप कहीं नहीं जाना। ये तो गड़बड़ हो सकती है ना, हो जाएगी ना भाई। फाइनल अगर मैंने किसी मेथड को कर दिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं दे रहा, तो डाइजेस्टेबल बात नहीं है ना। अगर मैंने देखो फाइनल कर दिया इसको, तो इसका मतलब ये मेथड जैसा है वैसा ही रहेगा। हमने कह दिया भाई आप फाइनल नहीं रहेंगे, चेंज नहीं होगा अब आपके अंदर, पर इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ दे रहे? दूसरे क्लास में कहाँ दे रहे? हमने तो कहा फाइनल है, अब दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर फाइनल का रूल खत्म हो जाएगा।
फाइनल मतलब फाइनल होता है ना। मैंने आपसे कहा चंदन आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी बस। चंदन भी खुश होकर घर जा रहे हैं, घर में बता रहे हैं मेरी सैलरी इतनी ही रहेगी। अब जो भी कोई पूछे कितनी रहेगी जी, इतनी ही रहेगी, तो समझ में नहीं आ रहा ना कितनी रहेगी। तो ये तो फिर आपने वैल्यू दे दी ना, इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। फिर तो यहाँ तक इंटरफेस का रोल समझ में आ रहा है आपको? बोलिए, किसी को कोई इशू? तो अब हम इंटरफेस के लिए एक और डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इंटरफेस एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। और देखो मान लो वैसे इंटरफेस होता क्या है, किसी भी तरह की एनी सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे हम SRS कहते हैं, जिसे हम SRS कहते हैं, वही हमारा इंटरफेस है। जैसे ये मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक, या एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ और 2-3 डायग्राम और बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं क्या भाई, मान लो ये मेरे सन पीपल ने एक लिखा, ये मेरे सन जिसने भी जावा बनाई है, सन पीपल ने लिख दिया एक इंटरफेस। उस इंटरफेस का सन पीपल ने नाम रख दिया क्या, JDBC, जावा डेवलपमेंट, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, JDBC नहीं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, डेटाबेस ऐसा कुछ होता, हाँ JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्शन, JDBC। ठीक है, तो JDBC बना दिया उसने, जावा डेटाबेस कनेक्शन करके बना दिया उसने, और ये API नाम से उसने इंटरफेस बना दिया। ठीक, अब जो डेटाबेस की एक ही कंपनी थोड़ी होती है, डेटाबेस की तो कंपनी कई सारी होती हैं। कोई MySQL चला रहा है, तो कोई एक्सेस चला रहा है, तो कोई SQL चला रहा है, तो कोई MongoDB चला रहा है, तो कोई Oracle चला रहा है। ठीक, अब मान लो जावा से कनेक्टिविटी करना है JDBC यूज़ करके, Oracle वाले को भी JDBC का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वो SQL वाले हैं उन्हें भी JDBC से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, चाहे वो MySQL वाले हैं उन्हें भी JDBC करनी पड़ेगी, चाहे वो हैं MongoDB वाले हैं उन्हें भी JDBC ही करनी पड़ेगी। पर सबके ओवररिडन मेथड अपने अपने लिखे होंगे। MongoDB वालों ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख रखी होगी और SQL वालों ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख रखी होगी, लेकिन इम्प्लीमेंट इन्हीं को करा होगा, है ना, इम्प्लीमेंट इन्हीं के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को करा होगा। जैसे मान लो Oracle अपने हिसाब से ड्राइवर बना रहा है, ठीक, और SQL या मेरा DB2 डेटाबेस 2 आता है, DB2 बोलते हैं हम उसको, वो अपने हिसाब से ड्राइवर बना रहा है, और ये हमारा MySQL अपने हिसाब से ड्राइवर बना रहा है। सबके ड्राइवर्स की डेफिनेशन सेम होगी? भाई अलग अलग आदमी बैठे हैं, अलग अलग कंपनी में बैठे हैं, सबके दिमाग एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। किसी ने क्या तरीका अपनाया होगा, किसी ने क्या तरीका अपनाया होगा, लेकिन क्या सबके डिक्लेरेशन एक जैसे होंगे? क्योंकि सब ने JDBC API को ही एक्सटेंड किया, इम्प्लीमेंट किया, एक्सटेंड नहीं किया, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक, तो सबका डिक्लेरेशन तो वही आएगा जो JDBC API में लिखा गया है, सब के सब वही करेंगे। जैसे कि अभी देखो एक और एग्जांपल आपके हाथ में, क्या, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ओपेरा, सफारी, IE, जितने भी वेब ड्राइवर हैं ये सबके सब इम्प्लीमेंट किसको कर रहे हैं? डिक्लेयर्ड मेथड हैं वेब ड्राइवर के, सॉरी वेब इंटरफेस के अंदर जो पढ़े, वेब ड्राइवर इंटरफेस जो पढ़ा है ना, उसके अंदर जो पढ़े हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो डिक्लेरेशन वहाँ एक जैसा ही पढ़ा है, पर सब डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी मेरा ब्राउज़र ऐसे लॉन्च होगा, मेरा ऐसे होगा, मेरे में नेविगेशन के वैसे मेथड होंगे, मेरे में ऐसे होंगे। ठीक, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो भाई। ये सन पीपल ने जनरेट किया है इंटरफेस, अब इस इंटरफेस को ये भी एक्सटेंड करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और सेम इंटरफेस को अभी केवल 3 ही डेटाबेस थोड़ी है हमारे पास, डेटाबेस तो दुनिया जान के हैं। अभी मैंने MongoDB नहीं लिखा, एक्सेस नहीं लिखा,
ठीक, एक्सेस आप माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस होता है वो यूज़ करके देखिएगा, वो भी अच्छा डेटाबेस है। ज़्यादातर जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं वो एक्सेस यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑफिस का जब लाइसेंस ले ही लिया है तो आप क्यों डेटाबेस का लाइसेंस लें, एक्सेस से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इन्होंने सर्वलेट की कोई एपीआई बना रखी हैं, सन पीपल ने सर्वलेट की कुछ एपीआई बना रखी हैं। उन एपीआई को जब कभी भी टॉमकैट सर्वर यूज़ करेगा वो अपने अकॉर्डिंग उसका सर्वर बनाएगा, जब कभी भी उसका वेब लॉजिक सर्वर यूज़ करेगा वो अपने अकॉर्डिंग उसका सर्वर बनाएगा, जब कभी वेब स्फीयर यूज़ करेगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। जैसे जैसे अलग अलग सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेशन तो अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक, एग्जाम्पल, ATM's GUI screen describe the set of service what bank people offering। ATM की जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो रखा है आपके सामने, ग्राफिकली जो दिख रहा है आपको, यूज़र इंटरफेस ग्राफिकली दिख रहा है, उसमें आपको क्या सिर्फ दिखाया जाता है, सेट ऑफ सर्विस व्हाट दे वांट टू ऑफर यू। जो आपको वो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाते हैं आपको, कि बटन दिखा दिया, बैलेंस का दिखा दिया, या पिन कोड डालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिखा दिया, उसके पीछे क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो तो नहीं दिखाया। तो जो इस तरह की कभी भी आपको दिख जाए, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ना दिखे और फिर सेट ऑफ सर्विसेज नहीं हाईलाइट होती हुई दिखें, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, और 100% एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पर है, इंटरफेस में। ये बात समझ में आ रही है। कोई भी इम्प्लीमेंटेड मेथड अलाउ नहीं है। ठीक, जावा 9 की बात करेंगे तो उसमें और चीज़ें आई हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल यही मानो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अलाउ नहीं है। ये बात समझ में आया। तो GUI स्क्रीन हमारी कॉन्टैक्ट है बिटवीन किसके, वो कोड जो हमने लिख दिया और यूज़र जो उसको टच कर रहा है। यूज़र और उस कोड के बीच में GUI स्क्रीन आपस में सामने बैठी है, कैसे मीडिएटर के जैसे मैं यूज़र ने क्लिक करा बैलेंस, तो कोड बैलेंस वाला कॉल करेगा और कोड में से बैलेंस निकल के आएगा, फिर स्क्रीन पे शो होगा, जो हम दिखाना चाहते हैं वो यूज़र को दिख जाएगा। क्या, हाँ, एब्स्ट्रैक्शन हो गया ना। हाँ, तो देखो, इनसाइड इंटरफेस एवरी मेथड इज ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस के अंदर हर एक मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये बात समझ में आ रही है। वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट, चाहे हम उसमें डिक्लेयर करें या ना करें, इज कंसीडर एज 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, डू यू नो अबाउट एनी क्लास टू विच आई कैन से इट इज़ 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप कहेंगे यस सर, इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्ट बट नॉट क्लास। वो क्लास नहीं है। इंटरफेस इज डिफरेंट थिंग, क्लास इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। वो बोलेगा क्या क्लास के अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, क्या क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस श्योर, व्हाई नॉट। तो बोलेगा जब इंटरफेस पहले से ही है, क्यों हमने क्लास की ज़रूरत पड़ी एब्स्ट्रैक्ट करने की? जब सारा 100% एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास था इंटरफेस के अंदर, तो ज़रूरत ही क्यों पड़ी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की? सर कुछ मेथड ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, बट कुछ एम्बिगुअस मेथड हैं या जो कुछ अनक्लियर्ड मेथड हैं जिनका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। वो बेस्ड है कि कौन कौन उसे यूज़ करेगा, उस पर छोड़ दिया जाए कि वो उसे डिफ़ाइन कर ले, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दे। तो सर ऐसी वाली चीज़ हम इंटरफेस के साथ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट आया। पर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो क्लास यहीं तक रखते हैं, एक बार पढ़ लेना।